स्वागत है बच्चों मेरे साथ जुड़ने के लिए। हम लोग इस वीडियो में इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है डिफरेंशिएशन के बारे में कि डिफरेंशिएशन क्या देता है। जैसे हमें ये पता है कि डिफरेंशिएशन से हम लोग किसी भी गिवन कर्व का स्लोप पाते हैं एट ए गिवन पॉइंट। उसी तरीके से इंटीग्रेशन क्या देता है। पहले तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इंटीग्रेशन देता क्या है, इंटीग्रेशन से कैलकुलेट हम लोग क्या करते हैं। क्योंकि इंटीग्रेशन मतलब एक्चुअली ये है तो मैथमेटिकल प्रोसेस, और अगर आपको डिफरेंशिएशन करने आता है तो इंटीग्रेशन आपको अलग ढंग से मतलब आपको अलग से इंटीग्रेशन सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन आपको आता है, बस ये समझना है। तो जितना बढ़िया जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसको उतना इजीली इंटीग्रेशन भी आता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में कम से कम हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग एक क्वालिटेटिव एनालिसिस करने जा रहे हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब होता क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटीग्रेशन से हम लोग निकालते क्या है या होता क्या है। तो अगर जैसे कि हमें एक ग्राफ दिया होता है, अगर हमें कुछ एक ऐसा ग्राफ दिया होता है y और x का, और हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ x। हमारे पास एक ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स जो कि एक कांस्टेंट है, y इक्वल टू एफ एक्स। और ये हम लोग बोलते हैं कि ये कांस्टेंट है जिसकी y इक्वल टू सी है या एफ एक्स इक्वल टू सी है। ये एक कांस्टेंट लाइन है। तो हम लोगों से अगर इससे कोई पूछता है कि इसका दो पॉइंट के बीच में, अगर हम लोगों से कोई पूछता है कि इस गिवन कर्व का, इस गिवन ग्राफ का हमें अगर दो पॉइंट x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच में अगर एरिया कोई पूछे तो हम लोग बता सकते हैं। क्या करेंगे, जैसे क्या कहा जा रहा है कि x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, इन दोनों पॉइंट के बीच में इस गिवन ग्राफ का हम लोग से एरिया पूछा जा रहा है। तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे लिए अगर इस लाइन x इक्वल टू a और x इक्वल टू b से पूछा है तो हम लोग इसको मिला देंगे ऐसे। और ये एक रेक्टेंगुलर एरिया बन रहा है, एक रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है, तो हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया जो हो जाएगा वो एफ एक्स कॉन्स्टेंट है, तो एफ एक्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू सी लिख सकते हैं इंटू बी माइनस ए। ये लिखेंगे, ये इसका एरिया होगा। ये आसान है, इसके लिए आपको कोई मैथमेटिक्स जानने की जरूरत नहीं है, ये बहुत पहले से आप लोग पढ़ रहे होंगे। यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू लिख देंगे, एफ एक्स की वैल्यू है सी है, और वो लिख देंगे तो सी इंटू बी माइनस ए। और ये इस तरीके से हमें ये एरिया निकल गया। तो अगर ऐसे किसी, अगर इसकी बजाय अगर मान लीजिए कि हमें एक स्ट्रेट लाइन दिया होता, जैसे इसी में अगर बोला जाए, अगर हमारे पास जो गिवन ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वो अब पैरेलल टू, जो अब गिवन स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है बल्कि वाई एक्सिस है। तो ये वाई है और ये एक्स एक्सिस है, और हमारा अभी जो ग्राफ है वो ऐसे आ रहा है, y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन है तो यही इक्वेशन होगा। और इसका अगर कोई पूछेगा कि इस गिवन लाइन का, इस गिवन लाइन का अगर पूछा जाए कि इस गिवन ग्राफ के लिए अगर हमें पॉइंट ए एक्स इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के बीच में x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के बीच में अगर कोई हमसे एरिया पूछेगा तो इसका भी एरिया हम लोग बता सकते हैं आराम से। हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर।
हम लोग इस गिवन दो गिवन पॉइंट्स के बीच में हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ ए होगा, और ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो हो जाएगा एफ ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, ये लेंथ जो है यहां से यहां तक का जो लेंथ आया क्या है, एफ ऑफ ए आया है, और ये जो लेंथ है यहां से यहां के बीच में वो आया है एफ ऑफ बी आया है। तो अब हमें फिर से पता है कि ये एक रेगुलर शेप बन रहा है। रेगुलर शेप कहने का मतलब कि इसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। जैसे कि इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो आप ट्रेपीजियम, इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम है शेप, या इसको देख सकते हैं कि ये दो शेप का कॉम्बिनेशन, एक तो ये रेक्टेंगल बन रहा है और एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल में ये हमें बेस पता है, इसका बेस कितना है, इसका अगर एरिया पूछेगा, अगर इसका एरिया कहा जा रहा है कि इस गिवन शेप का एरिया बताओ, तो बेस हमें मिल गया बी माइनस ए है बेस इसका। ठीक है, और एक तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, इसका हमें एरिया बताना होगा प्लस ट्रायंगल का एरिया। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसका जो एरिया होगा वो ट्रायंगल का एरिया प्लस एक जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया होगा। यही होना चाहिए, और होपफुली ये निकाला जा सकता है। जैसे कि इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ ए, अगर हम लोग इसका बोलते हैं कि रेक्टेंगल का जो एरिया है तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा एफ ऑफ ए बी माइनस ए हो जाएगा। ये हाइट है एफ ऑफ ए, और अगर ट्रायंगल का एरिया पूछा जाएगा तो ये हमें हाइट निकालना होगा, और ये जो हाइट है वो हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये एक तरह से मैं जैसे कि इस इंटीग्रेशन के चैप्टर के अंदर में ये इस तरीके से आएंगे आपको, तो मतलब हमें सब जगह इंटीग्रेशन नहीं करना होता है। कुछ जो रेगुलर शेप्स हैं, जैसे अगर रेक्टेंगल बनता है तो एरिया इसका हम लोग आराम से निकाल लेते हैं, ट्रायंगल बनता है तो इसका भी एरिया हम लोग आराम से निकाल लेते हैं। ये जैसे ये हो गया। अब इसका अगर ट्रायंगल का शेप हम लोग से पूछा जाता है तो ट्रायंगल का भी शेप हम लोग बता सकते हैं। एरिया जो ट्रायंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये हमारा हाइट हो गया, इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें निकल जाएगा कि इस रेगुलर शेप का एरिया क्या होगा। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आती है हम लोग को फिजिक्स में, चाहे मैथमेटिक्स में, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर हम लोग को ये इतना आसानी से हम लोग ये अगर एरिया नहीं कैलकुलेट कर पाते, जैसे कि हमारा जो एक हमारा जो गिवन ग्राफ है एक कर्व हो, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये स्ट्रेट लाइन है, और ना ही पैरेलल टू, ना ही कुछ एंगल पर ये स्ट्रेट लाइन, बल्कि ये एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये कुछ भी हो सकता है, बस स्ट्रेट लाइन नहीं है और ये कांस्टेंट नहीं है। तो इसका इन दोनों तरीकों से हम लोग इसका एरिया अब नहीं निकाल सकते हैं, ये एक इशू है। तो अब हमारे पास कोई बल्कि तरीका नहीं है एरिया इसका निकालने का, क्योंकि हम लोग यही रेगुलर फॉर्मूले से हमें आते हैं, या तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल का हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, जो पढ़ रखे हैं हम लोग, या तो सर्कुलर शेप होता तो उसका भी हम लोग एरिया निकाल सकते थे। लेकिन जब कोई इर्रेगुलर शेप होगा, इर्रेगुलर शेप का मतलब कि ये शेप तो कंटिन्यूअस ही है, लेकिन अगर हमारा ये फंक्शन एफ एक्स है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल रहे हैं कि अगर ये एक्स क्यूब होता है, चाहे एक्स स्क्वायर होता है, चाहे कुछ ऐसे होता है, एक्स टू द पावर 9 होता है, या फिर साइन एक्स होता है, ऐसे कुछ होता है, हमारा ये जो एफ एक्स है ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स हो सकते हैं। अभी हमने जो एरिया निकाला है वो हमने केवल एक ही शेप का निकाला, स्ट्रेट लाइन गिवन
तो एक्स वाई एक्सिस में स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल है तो दो पॉइंट्स के बीच का जो एरिया होता है वो रेक्टेंगुलर शेप बनेगा, चाहे मतलब एक शेप बनेगा जो कि रेगुलर है, तो इसका एरिया हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, या एक ऐसा शेप बनेगा इसका एरिया भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इसका एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, और इसी इसी का जो एरिया निकालने का तरीका है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग को अब यहाँ पर क्या बोला गया कि यहाँ पर अगर आपको निकालना हो दो गिवन पॉइंट्स है x और x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b है। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस गिवन शेप। इस गिवन शेप का a और b के बीच में हम लोग एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के इंटीग्रेशन जो है वो क्या देता है, वो यही देता है, इन दो पॉइंट्स के बीच में किसी भी गिवन शेप का जो एरिया हम लोग निकालने का तरीका होता है, जो एरिया निकालते हैं वही इंटीग्रेशन का रिजल्ट आएगा। तो जो हम लोग एरिया निकालेंगे वही इंटीग्रेशन का रिजल्ट आता है। इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, इसका एरिया सिर्फ निकालेंगे कैसे हम लोग, तो ये रेगुलर शेप तो नहीं है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग पॉइंट बी और ए को डी माइनस ए के बीच का जो लेंथ है उसको हम लोग एन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैपिटल एन पार्ट्स में इस बी माइनस ए को हम लोग डिवाइड करते हैं कैपिटल एन पार्ट्स में, और वो जहां पर कि एन इज वेरी लार्ज। ठीक है, क्या है b माइनस ए, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने क्या किया कि उसको डिवाइड किया n इक्वल पार्ट्स में, कैपिटल n इक्वल पार्ट्स में हम लोगों ने उसको डिवाइड किया। और कैपिटल n जो है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मतलब कि मान लेते हैं, अभी के लिए मान लेते हैं कि अगर 1 लाख हो या 2 लाख हो या 1 करोड़ हो, ऐसे इतना ज्यादा हमने उसको सब डिवाइड किया, जो गिवन ए और बी का जो लेंथ है उसको हमने उतने पार्ट्स में डिवाइड किया। और इतने पार्ट्स में अगर हमने डिवाइड किया तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कि इसके बीच में वो उतने ही के स्ट्रिप लेते हैं हम लोग, जो b माइनस ए बाई एन है उतने का हम लोग स्ट्रिप लेंगे ऐसे एक। तो ये जो पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है x है, ठीक है, एक्स आई बल्कि है, ये एक पॉइंट एक्स आई है, और ये वाला जो पॉइंट है वो एक्स आई प्लस 1 है। तो इसमें n पार्ट्स हैं, x फ्रॉम a टू b, इसको हम लोगों ने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। उसमें से कहीं हमने बीच में एक ith नंबर का हमने क्या लिया, एक स्ट्रिप लिया है ith नंबर पर। जैसे कि अगर इसके 1000 पार्ट्स हो तो हम लोग कह रहे हैं कि 101 नंबर पर जो स्ट्रिप आया उसको हम लोग ले रहे हैं, तो उसको बोल रहे हैं, उसका कोऑर्डिनेट हम लोग दिखा रहे हैं भाई एक्स आई, और उसके आगे का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, एक्स आई प्लस 1 होगा। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी, ये जो एफ एक्स की वैल्यू है, यहाँ पर ये जो एफ एक्स की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स आई, क्योंकि n इतना ज्यादा है, n इतना ज्यादा है कि वी कैन से दैट f ऑफ x i इज इक्वल टू f ऑफ x i प्लस 1। हम लोग ये कह सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये जो एफ एक्स की वैल्यू है, एफ एक्स आई की जो वैल्यू है, तो इस पर जो हमारा जो एक्स की ये जो वैल्यू आया है,
ये जो लेंथ है ये मान सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट के लिए एक्स आई और एक्स आई प्लस 1 के लिए, इन दोनों पॉइंट्स के लिए ये जो हाइट है वो ऑलमोस्ट फिक्स रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स इतने ज्यादा क्लोज हैं कि उसमें हम लोग ये मान सकते हैं कि ये जो कर्व का जो राइज है या कर्व का जो चेंज है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। तो वो ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, बराबर है। तो इसको हम लोग अब, तो अब ये जो गिवन स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, और जिसका एरिया हम लोग निकालेंगे, एरिया ए होगा। इस पूरे का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो ए होगा। हम लोग कह रहे हैं कि इस स्ट्रिप का जो एरिया है वो थोड़ा सा एरिया है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। हम लोग कह रहे हैं कि ये जो गिवन कर्व है ये चेंज हो रहा है, ये कुछ भी ऐसा हो सकता है, ये ऐसा कुछ रैंडम सा कर्व है एक, तो इसकी एक्स की वैल्यूज लगातार बदल रही हैं, और इसके दो पॉइंट x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के बीच में हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसमें ये समस्या है कि ये कोई एक रेगुलर सेट नहीं बन रहा है, ये दोनों रेगुलर सेट्स हैं। अगर ऐसा कोई सेट होता तो हम लोग इसका एरिया ट्रायंगल और रेक्टेंगल बना के निकाल सकते थे, और या फिर सर्कल भी नहीं है तो उसका भी एरिया नहीं निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इसका एरिया निकालने में ये समस्या आ रही है कि ये कोई रेगुलर सेट नहीं है। तो हमने क्या बोला कि हम लोग एक युक्ति आजमाते हैं, और युक्ति क्या है कि दो बी और ए के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने बहुत ही एक बड़े नंबर से डिवाइड कर दिया, कैपिटल एन से हमने डिवाइड कर दिया। हमने उसको उतने इक्वल पार्ट्स में, इस बी माइनस ए डिस्टेंस को हमने उतने इक्वल पार्ट्स में बांट लिया है। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि उसके किसी एक इंटरमीडिएट पॉइंट पर, किसी बीच के पॉइंट पर हम लोग ले रहे हैं कि एक्स आई पर, आई की वैल्यू 1 होगी, तो तब आई की वैल्यू जब 0 होगी तो ये एक्स ए होगा। आई की वैल्यू जब इनफाइनाइट होगी या कैपिटल एन होगी तो वो बी होगा। ठीक है, हम लोग ऐसे मान रहे हैं कि यही है इसका मतलब कि आई की वैल्यू, मतलब आई की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये इसको दिखाएगा, आई की वैल्यू जब कैपिटल एन हो जाएगा तो वो बी को दिखाएगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट मैथमेटिकली सही नहीं होगा, लेकिन इसको ऐसे समझना है। एग्जैक्ट मैथमेटिकल एनालिसिस यहाँ पर कर भी नहीं रहे हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बीच में हमने 2 पॉइंट लिया, एक्स आई और एक्स आई प्लस 1 हमने पॉइंट लिया, और कह रहे हैं कि इसके बीच में जो एक स्ट्रिप बन रहा है, स्ट्रिप मतलब पतला सा स्केल जो बन रहा है, उसका एरिया हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग ये मान सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो एफ एक्स है, जो इस पॉइंट पर जो इसकी वैल्यू होगी, ये जो हाइट होगा, ये इस पॉइंट पर भी सेम ही रहेगा, ये कह रहे हैं हम लोग। क्यों कह रहे हैं कि ये इतना ज्यादा लार्ज है कि हम लोग ये मान सकते हैं ऑलमोस्ट कि ये दोनों फॉर एक्स आई एंड एक्स आई प्लस 1, इन दोनों पॉइंट्स के लिए ये जो होगा ऑलमोस्ट सेम होगा, बराबर होगा। अब अगर ये हाइट अगर हमें पता लग गई तो ये जो डिस्टेंस है इसके बीच का एरिया पूरा, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं डेल्टा ए, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स आई कॉमा ये है एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई, ये भी है, सही बात है ये। ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं, या हम लोग इसको ये लिखते हैं कि ये है एफ ऑफ एक्स आई, और ये जो है वो डेल्टा एक्स है, ये एक्स में बदलाव है, ये एक्स फ्रॉम एक्स आई टू एक्स आई प्लस 1, ये दोनों के बीच का जो गैप है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये डेल्टा एक्स है। तो इस एरिया को हम लोग बोल रहे हैं कि ये डेल्टा ए है, डेल्टा ए नहीं बल्कि डेल्टा आई बोलेंगे, ए आई मतलब कि आई, ये जो क्या है वो, ये जो ए आई है ये है एरिया ऑफ आई स्ट्रिप। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इस तरीके से क्या करें कि एक्स की वैल्यूज बदलते रहे, हमें डेल्टा एक्स सब में फिक्स ही मिलेगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग ले सकते हैं उसी तरीके से पहले वाला ही वैल्यू ले सकते हैं।
तो ऐसे करते करते हम लोग इस पर लेते हैं और इसका एरिया निकाल लेते हैं, उसी तरीके से ये लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं, और सब एरिया को अगर जोड़ दे तो हमें ये एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि अगर ये एक्स आई हमने जो लिया है, इसको अगर ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप्स लिए जाए, आई की वैल्यू फ्रॉम 1 to n अगर लिया जाए, ठीक है, इसको बोलते हैं समेशन का साइन है ये। तो हमने बोला कि एक छोटे स्ट्रिप का हमने एरिया निकाल लिया। अब हम लोग अगर ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रिप्स का अगर एरिया निकाल के जोड़ दें तो हमें टोटल एरिया ए निकल जाएगा कि इसका टोटल एरिया ए क्या है, और यहाँ पर आई इक्वल टू 1 to n जाता है, मतलब कि यहाँ पर 1 लेंगे तो ये आ जाएगा, n लेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि हमने इसका टोटल एरिया निकाल लिया। इसी को हम लोग दिखाते हैं, ये जो आया है इसको पढ़ते समेशन है ये, फ्रॉम आई इक्वल टू 1 to कैपिटल एन। हमने बोला कि एन क्या है, एन इज वेरी लार्ज, और यहाँ पर एन इज वेरी लार्ज नहीं है, बल्कि एन हम लोग का जो होता है वो क्या होता है, टेंड टू इन्फिनाइट होता है। अगर एन टेंड टू इन्फिनाइट रहे, तो यहाँ पर जो एरर आ रहा है, ये जो थोड़ा सा हम लोग बोल रहे हैं कि रेक्टेंगल हमने माना है, हम लोग जो एजम्पशन जो कर रहे हैं कि ये रेक्टेंगल हो जा रहा है, मतलब 2 पॉइंट्स के बीच में, इसके और इसके बीच में मान ले रहे हैं कि ये रेक्टेंगल हो जा रहा है, तो रेक्टेंगल नहीं हो रहा, तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगुलर एरिया बच रहा है। तो हम लोग ये कहते हैं कि वो ट्रायंगुलर एरिया वो जो है वो इतना स्मॉल हो जाएगा अगर एन इनफाइनाइट टेंड करने लगे, अगर एन बहुत ही ज्यादा हो जाए, जो हमने उसका जो स्ट्रिप्स लिए हैं, जो हमने उसको डिवीजन किया, अगर वो इतना ज्यादा ले ले, इनफाइनाइट ले ले, तो हम लोग वो जो ट्रायंगुलर एरिया जो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर में बचेगा, रेक्टेंगुलर एजम्पशन की वजह से जो ट्रायंगुलर एरिया बचेगा वो एरिया इतना कम हुआ हो कि ये जो कैलकुलेटेड एरिया है ये एरिया सही होगा। और यही जो हमने समेशन कैलकुलेट किया, इसी को हम लोग बोलते हैं कि हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया, और इसका साइन हम लोग ये दिखाते हैं। और n जब टेंड टू इन्फिनाइट होगा तो ये पॉइंट x की वैल्यू b तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, बल्कि इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इसको हम लोग दिखाते हैं ऐसे। इंटीग्रेशन का ये साइन है, समेशन का साइन है, फ्रॉम x की वैल्यू a टू x की वैल्यू b, और इसको लिखते हैं fx dx लिखते हैं। ठीक है, ये डेल्टा x जो है वो अगर n की वैल्यू इन्फिनाइट होगी तो वो जो डेल्टा है, वो जो गैप है वो 10 to 0 हो जाएगा ऑलमोस्ट, और उसको हम लोग बोलते हैं कि इनफाइनाइटेसमली स्मॉल, तो वो डेल्टा x नहीं रहता बल्कि dx हो जाता है। fx ये क्या है, कोई भी जनरल हमने पॉइंट लिया था, तो एक जनरल पॉइंट अगर एक कर्व दिया fx, और ये fx इंटू dx क्या बताता है कि एरिया बताता है, इंटू मतलब fx इंटू एक dx स्ट्रिप का ये एरिया बताता है। और हम लोग कह रहे हैं कि ऐसे इनफाइनाइट एरिया को जब जोड़ेंगे तो वो 2 पॉइंट्स के बीच का इंटीग्रेशन होगा, 2 पॉइंट्स के बीच का इंटीग्रेशन होगा, या 2 पॉइंट्स के बीच का गिवन कर्व का एरिया बताएगा वो। तो इंटीग्रेशन बेसिकली इसी को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये fx dx कहां से कहां हम लोग कर रहे हैं, x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b तक कर रहे हैं, ये लिमिट हमारा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये हमने जो कैलकुलेट किया वो क्या है, वो एरिया कैलकुलेट किया है इस गिवन कर्व का। तो कोई भी गिवन कर्व रहेगा, इसका हम लोग एरिया इंटीग्रेशन से कैलकुलेट कर लेंगे। और इंटीग्रेशन मैंने बताया, फिर से शुरू करने से पहले मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन करने के लिए आपको केवल और केवल डिफरेंशिएशन आना चाहिए। हमें बस ये सब करके, मैंने बोला कि ये सब करके बस हम लोग ये देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, वो गिवन कर्व fx और dx, fx और x के 2 पॉइंट्स के बीच का एरिया है, ये समझाने के लिए इतना किया गया है। तो इंटीग्रेशन जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं x इक्वल टू a टू b,
तो वो जो दो पॉइंट्स ए और बी है और उसके बीच में जो इंटीग्रेशन किया जाता है तो वो गिवन ग्राफ का दो पॉइंट्स के बीच का वो एरिया बताता है इंटीग्रेशन। ये बात क्लियर होनी चाहिए। और जब ये बात क्लियर है तो इंटीग्रेशन करते कैसे हैं उसके लिए क्या बोलना कि फिर से वही बात कि इंटीग्रेशन करने के लिए आपको कुछ नया नहीं सीखना है। अगर डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन आता है, देखते हैं कैसे आता है। इंटीग्रेशन को हम लोग और क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन को बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। मतलब कि जो इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम एक्स इजक्वल टू ए टू एक्स इजक्वल टू बी तक, ये हम लोग एरिया बता रहा है। हम लोग ये कह रहे हैं कि ये एफ एक्स जो है इंटीग्रेशन के बाद क्या आता है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में ए और बी के बीच में हम लोग एरिया निकाल रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा डेफिनिट करें। जब यहाँ पर लिमिट नहीं रखेंगे तो इसको बोलेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर मान लेते हैं कि हमारा एफ एक्स अगर दिया होता है एक्स टू द पावर एन दिया होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर हमारा गिवन इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन डी एक्स। ठीक है, ये हमें दिया होता है और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ये हमें इंटीग्रेट करके निकालना है कि ये क्या होगा। तो मैंने क्या बोला कि इंटीग्रेशन हम लोग एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि ये x टू द पावर n जो है ये किसका डेरिवेटिव है, आपको ये फाइंड आउट करना। उल्टा चलना, उल्टा सोचना है कि x टू द पावर n जो है वो किसका डेरिवेटिव होगा। हमने क्या बोला कि अगर x, तो इसमें x टू द पावर n जो है ये इसका डेरिवेटिव है। हमें ये सोचना है, हमें ये समझना है। अगर हम लोग कहें कि डिफरेंशिएशन में ये होता है कि अगर x टू द पावर n होता है, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते तो ये क्या आता है n प्लस 1 x टू द पावर n, ये आता, यही इसका डिफरेंशिएशन है, ये इसका डिफरेंशिएशन है। मैंने अभी क्या बोला कि x टू द पावर n ये जो है ये जब दिखेगा तो आपको ये सोचना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव इसलिए बोलते हैं कि डेरिवेटिव का ठीक उल्टा है, मतलब एक स्टेप पहले का है। ये किसका डेरिवेटिव है, x टू द पावर n। x टू द पावर n जो है ये किसका है, x टू द पावर n यहां से अगर लिखते हैं x टू द पावर n कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 n प्लस 1 d ऑफ टू द पावर n डिवाइडेड बाई dx, और ये हो जाएगा x टू द पावर n। ठीक है, अगर d, इसका मतलब कि हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमें ये दिया होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 दिया होता, अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमें ये मिलेगा, ये बात है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इंटीग्रेशन जो है एंटी डेरिवेटिव है, मतलब ये एक स्टेप पहले क्या रहा होगा यही हमें सोचना है। तो इसलिए मैंने बोला कि इंटीग्रेशन करने के लिए अब आपको नया कुछ नहीं सीखना है। आपने अगर डिफरेंशिएशन बढ़िया से कर रखा है, डिफरेंशिएशन समझ में आता है तो इंटीग्रेशन आता है, कुछ नया से आपको सीखना नहीं है। बस ये है कि इंटीग्रेशन जो है वो एरिया देता है। इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि इंटीग्रेशन जो है वो एरिया देता है गिवन पॉइंट्स के बीच का। और दो तरीके के इंटीग्रेशन है, जब लिमिट्स रख देंगे, हायर लिमिट्स लोअर लिमिट, ये हायर और लोअर लिमिट्स है। अगर दो लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेशन करेंगे तो वो फाइनाइट इंटीग्रेशन कहा जाता है। जब लिमिट हटा देंगे तो उसको बोलेंगे कि वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इनफाइनाइट इंटीग्रेशन नहीं है, इनडेफिनिट है। ठीक है, तो अगर fx x टू द पावर n दिया है तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा,
तो मैंने क्या बोला कि इसको सोचना है कि किसका डिफरेंशिएशन है, तो इसका डिफरेंशिएशन x टू द पावर n। हमने इसको लिया एग्जांपल के तौर पर, हमने एग्जांपल लिया, इसको हमने अरेंज किया, अरेंज करने पर ये आता है कि t x टू द पावर n डिवाइडेड बाई n प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। इसका मतलब कि ये जो इंटीग्रेशन है इसका रिजल्ट क्या आएगा, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। फिर साथ में ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर जाहिर सी बात हो सकता है कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का भी डिफरेंशिएशन 0 होता है, हमें पता नहीं है, इसमें एक कांस्टेंट हो सकता था। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट c डालते हैं, ये कांस्टेंट टर्म्स को डिफरेंशिएशन जो है वो 0 हो चुका होता है, तो इसलिए हम लोग को कांस्टेंट यहाँ पर टर्म डालना है। ठीक है, होपफुली ये दिख रहा है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, x टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमें ये सोचना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो हमने देखा कि x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इसका डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन है ये है। तो ये है कि बस इसी का नहीं है, प्लस एक कांस्टेंट c भी होना चाहिए, मतलब c हम लोग रखते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कांस्टेंट c रहा होगा या नहीं रहा होगा, तो डिफरेंशिएशन वो पक्का 0 हो गया होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट, जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट c हमेशा लिखते हैं। अगर डेफिनिट करते हैं तो इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो x पर लिमिट रखना है तो ये दोनों में आएगा। अब इसी में अगर डेफिनिट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, x का लिमिट रखेंगे x इक्वल टू a टू b लिखेंगे, इसको मतलब पूरे पर हम लोग लिखेंगे लिमिट x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, और इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, ये हो जाएगा। पहले ऐसे लिखते हैं, इसका कैलकुलेशन हमने किया तो ये हो जाएगा b टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c माइनस a टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c, ऐसे लिखेंगे। तो c दोनों साइड से कैंसिल हो जा रहा है। ये मैंने बोला कि कांस्टेंट जो है वो जब भी इंटीग्रेशन करेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें कांस्टेंट टर्म्स को लिखने की जरूरत नहीं है, बस वो इस समय मैं दिखा रहा हूं तो मैं दिखा कि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहां से यहां गए हैं, ये क्लियर है। यहां से क्या आ रहा है, ये आता है फिर v टू द पावर n प्लस 1 माइनस a टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। लिमिट रखने का क्या है, ये जैसे बताया कि अगर इंटीग्रेशन हमारा ऐसे है fx dx, ये इंटीग्रेशन है तो इसका जो इंटीग्रेशन आया वो आया कैपिटल F ऑफ x आया। ठीक है, अब हम लोग का एक लिमिट रखना है x टू दी x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू b, ये हमारे लिमिट्स हैं। तो इस पर भी हम लोग जब लिमिट रखते हैं x a टू x b, जब लिमिट रखेंगे तो लिमिट रखने का तरीका ये है कि इसको पहले लिखते हैं f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू x a x b f x dx। ये हमारा पूरा हो गया, ऐसे लिखेंगे। और साथ साथ हमने एक फार्मूला भी देख लिया, हमारा फार्मूला क्या आया, एक फार्मूला हमारा क्या आता है कि अगर fx, अगर x टू द पावर n है, f ऑफ x
dx जो है वो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c, ये हमारा फॉर्मूला आता है। तो ये हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो x टू द पावर n उसका हमें इंटीग्रेशन करना रहेगा, है ना। तो पहला फॉर्मूला है, हमें ध्यान रखना है कि एफ एक्स जब x टू द पावर n हो तो एफ एक्स डी एक्स जो है वो उसके आता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। ये एक इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि और फॉर्मूलेस क्या क्या हैं। अब हमारा अगर एफ एक्स क्या होता है, तो मान लेते हैं कि एफ एक्स हमारा दूसरा फॉर्मूला है, एफ एक्स इज इक्वल टू अगर साइन एक्स होता है, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, एफ एक्स डी एक्स क्या मिलता है। एफ एक्स डी एक्स मतलब कि साइन एक्स डी एक्स है, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। ये फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला ही है, क्योंकि इसका बेसिक से है, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे आगे। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मैंने क्या बोला कि हमें हमेशा पहले जाना है, कि इसके एक स्टेप पहले जाना और दिमाग लगाना है, सोचना है, याद करना है कि ये किसके डिफरेंशिएशन से आया होगा। तो ये कह रहा हूं कि अगर cos x होता है, ठीक है ना, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ sin x होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि हमें sin x चाहिए, तो cos x नहीं चाहिए, बल्कि cos x की वजह अगर कहें कि माइनस cos x का डिफरेंशिएशन जो है वो क्या होगा, sin x होगा। इसलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि sin x dx जो है ये क्या आएगा, माइनस cos x आएगा प्लस ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब उसी तरीके से थर्ड फॉर्मूला क्या होगा, अगर एफ एक्स हमारा क्या हो, cos x हो, अगर एफ एक्स हमारा क्या हो, cos x हो, तो क्या होगा, एफ एक्स डी एक्स, ये क्या होगा। तो हम लोग कह रहे हैं कि हमारा cos x dx है, तो हमें जाना है इसके एक स्टेप पहले, cos x इसका डिफरेंशिएशन है, तो हमें पता है कि sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, इसलिए ये जो है क्या आएगा, sin x आएगा प्लस c, ये हो गया sin x प्लस, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। इसमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई इशू है, क्योंकि ये सब बेसिक मतलब डिफरेंशिएशन किया है तो इंटीग्रेशन आसान है, बताए तो डिफरेंशिएशन कर लिया है तो इंटीग्रेशन में फिर थोड़ा सा ही दिमाग लगाना होता है। उसके बाद फिर 3 फॉर्मूले हो गए, बाकी भी हमने जो कुछ इजी से है, जैसे कि उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद हमारा चौथा जो है, अगर एफ एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो किसका डिफरेंशिएशन ई टू पावर एक्स है, ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू पावर एक्स है, इसलिए ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई टू पावर एक्स ही रहता है, इसको नहीं याद करना होता, ये सबसे आसान है ये, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ हो गया, हमने बोला कि अगर एफ एक्स हमारा 1/x होता है, ठीक है, 1/x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, dx 1/x का इंटीग्रेशन
क्या होगा, ये किसका डिफरेंशिएशन है, 1/x किसका डिफरेंशिएशन है। जब हम लोग ln x लेते हैं, ln x लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये 1/x होता है। ये इसमें 1/x का डिफरेंशिएशन क्या है, ln x है। ये कुछ बेसिक से इंटीग्रेशन है। उसके बाद ऐसे sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है tan x होगा, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स है। जैसे माइनस cos स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो cot x होगा। फिर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ऐसे करके बहुत सारे फॉर्मूले, मतलब उसके इस्तेमाल, बेसिक बात ये समझ में आ गई। अब इसका हम लोग इस्तेमाल कर करके बाकी चीजें धीरे धीरे सीखते रहेंगे। होपफुली ये समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई कुछ दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे, कुछ सजेशन देना चाहते होंगे कहाँ पर नहीं समझ में आया है, या आवाज में कुछ दिक्कत है, या कुछ समझाने में समझ में नहीं आया, तो वो टाइम के हिसाब से बता सकते हैं मुझे, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा।